हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, और इसकी एक वीडियो जो है मैं डाल चुकी हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 46 नंबर क्लास में मैंने हिंदी गद्य का विकास ही पढ़ाया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं अभी तक, जो मैंने डाली हैं TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से, तो एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी है TGT PGT एस्टेट 2024, इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में मैंने ये सारी वीडियोज एक ही जगह पर संग्रहित कर रखी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर TGT PGT एस्टेट नेट या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, और पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो कल की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हिंदी गद्य का विकास, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था कि जो आधुनिक काल है उसमें दोनों का बराबर विकास हुआ, पद्य का भी और गद्य का भी। तो पद्य खंड जो है आधुनिक काल का जो पद्य के विकास क्रम से हमने भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगति, छायावाद, प्रयोगवादी सारे काल हमने पढ़ लिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का गद्य विकास। तो गद्य में कौन कौन सी विधाएं आ जाती हैं, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, एक्सेट्रा। ये सभी जो विधाएं हैं ये हिंदी गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो पद्य का जैसे जैसे विकास हुआ, पद्य का तो आपको पता है कि आदिकाल में भी पद्य काव्य रचनाएं हो रही थी, भक्ति काल में भी हो रही थी, और रीति काल में भी हो रही थी, और आधुनिक काल में भी। लेकिन गद्य का विकास देखो आधुनिक काल तक एकदम, अगर सही तरीके से देखें तो गद्य का जो विकास है एकदम सही संपूर्ण तरीके से, तो आधुनिक काल यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास गद्य का बिल्कुल लगातार तरीके से विकास आरंभ होता है। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदी गद्य का विकास जो है, हिंदी की कुछ ये नहीं कि गद्य का विकास जो है 19वीं शताब्दी से ही आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी से पहले भी गद्य लिखा जा रहा था। जैसे कि आदिकाल की बात करें तो हमें कुवल माला, जैसे कि अद्योतन सूरी की रचना है, राउल वेल है, और हमने कई उक्ति व्यक्ति प्रकरण हैं, ये सारी रचनाएं आदिकाल के अंदर लिखी गई और ये सारी गद्य की थी। तो गद्य का विकास अगर आपको समझना है तो इससे पीछे वाली वीडियो आप जरूर देखें। तो ये सारा मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, और मैंने यहाँ पर ये वीडियो छोड़ी थी। यानी कि अब हम काम की बात पर हमने शुरुआत कर दी थी कि 19वीं शताब्दी के बाद से जो है लगातार गद्य का विकास होता रहा। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर की, और यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। जैसे कि अगर बात करें परिमार्जित गद्य, मतलब अच्छे तरह से एक सुसंगठित तरीके से गद्य का विकास जब हुआ, तो उसकी प्रथम पुस्तक कौन सी है और प्रथम लेखक किसको स्वीकार किया जाता है। तो प्रथम जो लेखक है वो राम प्रसाद निरंजनी को माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनकी रचना थी भाषा योग वशिष्ठ, तो इसको प्रथम पुस्तक माना। भाषा योग वशिष्ठ की मैंने भाषा भी पिछली वीडियो में बता दी थी कि ये खड़ी बोली में लिखा गया था, खड़ी बोली में लिखी गई थी, लेकिन पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो गद्य के विकास में आप अधिकांश किताबों में पढ़ेंगे कि गद्य के विकास में मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं भी अब हम देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है, पार्ट नंबर 2 है ये इसका, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान से सुनना, और यहाँ से प्रश्न भी जरूर पूछा जाता है। तो भाषा योग वशिष्ठ वाला ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसका ध्यान रखना है। मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की। अब इसी संदर्भ में एक और कवि आते हैं जिसने गद्य की रचनाएं लिखी, और वो लेखक है मुंशी सदासुख लाल। खड़ी बोली में और गद्य में इन्होंने रचना लिखी, और उस रचना का नाम था सुख सागर। और इसका आधार क्या था सुख सागर नामक ग्रंथ का, तो विष्णु पुराण इसका आधार था।
मतलब इस विष्णु पुराण को आधार बनाकर मुंशी सदासुख लाल ने एक पुस्तक लिखी, सुख सागर, जो कि खड़ी बोली में लिखी थी। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। देखो, अभी तक आपने देखा कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीति काल तक जो है गद्य का छुटपुट विकास हुआ। मतलब छुटपुट रचनाएं, कोई एकाध रचनाएं मिलती हैं जो गद्य में लिखी गई, लेकिन खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए 4 लोग आगे आई। और उन 4 लोगों में कौन कौन से थे? मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। इन चारों का अहम रोल था। मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ध्यान रखना है, मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंसा अल्लाह खां दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ से पूछी जाती हैं। तो मुंशी सदासुख लाल ने लिखा है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये मुंशी सदासुख लाल की है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। यानी कि उस समय एक फोर्ट विलियम कॉलेज थे जिसका गिल क्राइस्ट का भी संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा। और जो 2 लोग थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, जो 4 इंपॉर्टेंट महानुभाव हमने बताए, इन चारों में से लल्लू लाल और सदल मिश्र जो थे, ये दोनों किससे जुड़े हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखबुत वारीख है। मतलब एक और रचना है, लेकिन ये पेपर में पूछी नहीं जाती है, सुख सागर ही पूछी जाती है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 और 1803 ईस्वी के मध्य में की, और ये गद्य में थी। और अधिकतर लोग जो है इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। तो इंसा रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो ये इंसा अल्लाह खां ने लिखी। और रानी केतकी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, अधिकतर पेपर आप उठा के देखना, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। रानी केतकी की कहानी को उदय भान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रश्न ये पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उदय भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट है जिनको सीधे तौर पर आपको याद रखना है। रानी केतकी की कहानी से किसकी शुरुआत हुई? सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में। मतलब खड़ी बोली गद्य साहित्य तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी तक। तो रानी केतकी की जो कहानी है, ये सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि कौन सी सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात कौन सी रचना से हुआ? तो आपका आंसर करना है रानी केतकी की कहानी से। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। कह रहा कि इंसा अल्लाह खां ने अपने रानी केतकी की कहानी में कुछ शब्द कहे कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। कह रहा न तो किसी बोली का मेल है और न ही किसी बोलियों से मिलता जुलता पुट है, ये हिंदी में ही पूरी तरह से लिखी गई है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। अगर शैली की दृष्टि से अगर देखें तो रानी केतकी की जो कहानी है वो हास्य प्रधान है, यानी कि हंसी मजाक प्रधान है। ठीक है। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य खड़ी बोली हिंदी साहित्य के गद्य में 4 प्रमुख कवि थे, उनमें से किसकी बोली चटकीली, मटकीली, अलंकृत और किस्सा गोई शैली, वो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया? तो आपको नाम बताना है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित
गद्य कथा है। देखो मैंने कहा था यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी पूछे तो रानी केतकी की कहानी बताना है। हिंदी की पहली लिखित गद्य कथा पूछे तो भी रानी केतकी की कहानी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखे। मतलब इन 3 प्रकार के शब्द थे जो वो ये नहीं चाहते थे कि इन तीनों भाषाओं के शब्द हमारी रचनाओं में आए। तो वो कौन कौन से थे? जैसे कि 3 भाषाओं के इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। एक तो बाहर की बोली मतलब अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी यानी कि ब्रज, अवधी इत्यादि, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इन 3 शब्दों का इन 3 भाषाओं का के शब्दों का इन्होंने बिल्कुल भी प्रयोग अपनी कहानी में नहीं किया। यानी कि वो पूरी तरीके से खड़ी बोली में लिखी गई हिंदी की पहली मौलिक और गद्य कथा है। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की। अब लल्लू लाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, यहाँ से इनकी 2-3 रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। अब 4 कवियों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, सदासुख लाल नियाज, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ठीक है। तो सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, ये 3 रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लल्लू लाल ने वैसे तो 11 पुस्तकों की रचना की, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो पुस्तक हैं इन्हीं का जिक्र आप अधिकांश किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देख लेना, अपने नोट्स में लिखो तो लिख लेना। सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका भी इम्पोर्टेंट है, और माधव विलास और राजनीति, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कल की वीडियो में कि लल्लू लाल की 2 प्रमुख रचनाएं थी, कौन कौन सी, राजनीति और माधव विलास। तो ये आपको वैसे ही याद होंगी। और सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका, ये 4 अब आप याद कर लेना। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? लल्लू लाल की, और सीधे तौर पर ये रचनाएं आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल की अगर मौलिक रचना पूछे तो कौन सी है? ब्रज भाषा व्याकरण। ये यहाँ पर ब्रज भाषा व्याकरण, ये भी इनकी एक रचना है और ये इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो 11 रचनाएं हैं लल्लू लाल की, इनमें से जो राजनीति, माधव विलास और जो लाल चंद्रिका हैं, ये 3 रचनाएं ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई हैं, और बाकी जो रचनाएं बच गई यानी कि जो बाकी राजनीति, फिर से देख लो, माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये तीनों ब्रज भाषा में हैं और गद्य में लिखी गई, और बाकी जो खड़ी बोली हैं वो बाकी जो रचनाएं हैं वो 8 रचनाएं खड़ी बोली में हैं। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां, अभी राजनीति नामक रचनाएं हमने पढ़ी थी ये, और माधव विलास, ये दोनों लल्लू लाल की है। बार बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया। ठीक है, इसके केस में किया, इनका हितोपदेश नाम से ब्रज भाषा गद्य में इनका अनुवाद किया। लल्लू लाल की रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई वो निम्नलिखित है। मतलब लल्लू लाल ने कुछ रचनाएं लिखी जो दूसरे लेखकों की रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने, लल्लू लाल जी ने रचनाएं लिखी। तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम सागर या नागरी दशम। प्रेम सागर अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। तो चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद, यानी कि ये प्रेम सागर जो रचना है ये एक अनुवादित रचना है, खड़ी बोली में अनुवाद किया इसका। ठीक है, और कौन सी पुस्तक को आधार बनाया? चतुर्भुज मिश्र के द्वारा रचित एक रचना थी भागवत पुराण, और उसी के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में इन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा से खड़ी बोली में अनुवाद किया प्रेम सागर में। ठीक है, लाल चंद्रिका इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, एक बिहारी नाम के लेखक हैं जिन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है।
तो रीति मुक्त में आते हैं ये, शायद रीति से, अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। तो जो लाल चंद्रिका टीका है, लाल चंद्रिका टीका, ये टीका लिखी बिहारी सतसई की टीका, यानी कि बिहारी की जो रचना थी बिहारी सतसई, उसके ऊपर टीका लिखी लाल चंद्रिका नाम से। किसने? लल्लू लाल ने। ठीक है। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण। वैसे तो आपसे ये चीजें तो पूछते ही नहीं है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जब आप सतसई पर टीकाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका नाम आ जाएगा कि बिहारी की जो सतसई है उस पर किस किस ने टीका लिखी। तो एक तो लल्लू लाल ने लिखी, और किस नाम से लिखी? लाल चंद्रिका नाम से लिखी। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? ये भी लल्लू लाल की है, और इसने ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदी रूपांतरण किया इसमें भी। वैताल पच्चीसी विशिवदास रचित संस्कृत रचना के श्रुति मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर किया। यानी कि इन तीनों रचनाओं का भी इन्होंने खड़ी बोली में रूपांतर किया। अब ये सारी ऐसे ही हैं, बस ये 3 यहाँ तक इम्पोर्टेंट थी, बाकी आप ये लिखना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलूँगी। इस बुक में बिल्कुल सारा डिटेल से ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है। तो लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। ध्यान से सुनना, लल्लू लाल जी जो थे उन्होंने उर्दू भाषा को कहा यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लल्लू लाल जी ने ये इंशाअल्लाह खां ने, वो तो इंशाअल्लाह खां की बात थी, इन्होंने क्या कहा था? यामिनी भाषा कहते हैं उर्दू को, और इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की भी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। तो ये पॉइंट आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें तो रख सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है, देखो सारी बात यहाँ है तो पढ़ाना थोड़ा जरूरी है, वैसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है, सारांश यह कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। मतलब ये विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लल्लू लाल की काव्य भाषा को लेकर। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि लल्लू लाल की जो काव्य भाषा है वो केवल गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। मतलब कथा वार्ताओं में ही इनकी भाषा काम आ सकती है, ना तो नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न ही किसी विचारधारा के योग्य है। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। तो ये पॉइंट सीधे तौर पर याद रखने लायक है कि लल्लू लाल ने आगरा में कौन सा प्रेस खोला? तो संस्कृत प्रेस खोला। और लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुवान ए रेखता कहा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करें तो इसे कर सकते हैं। अब अगला कवि आता है सदल मिश्र, और सदल मिश्र से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। ध्यान से याद रखना है कि सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की रचनाएं लिख लो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो खास नहीं है इनमें। इनकी एक ही रचना इंपॉर्टेंट है, नासिकेतोपाख्यान। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है, चाहे इसे हम चंद्रावली कहें या नासिकेतोपाख्यान कहें। ये रचना किसकी है? सदल मिश्र की, और एक यही है और यही पूछी जाती है इंपॉर्टेंट। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नचिकेता। ध्यान से सुनना, सदल मिश्र ने एक रचना लिखी नासिकेतोपाख्यान। इसकी रचना कौन से ग्रंथ को आधार बना? यजुर्वेद के आधार पर। यजुर्वेद आपको पता है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, जो हमारे 4 वेद होते हैं। यजुर्वेद के आधार पर जो एक कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की एक कथा है उसको आधार बनाकर लिखी खड़ी बोली गद्य में।
सदल मिश्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि ये यहाँ पर इनकी तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, एक नासिकेतोपाख्यान, एक रामचरित्र और एक हिंदी पर्शियन बाके बुलरी। तो ये रामचरित किसके आधार पर लिखी? अध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन के लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। पूर्वीपन लिए हुए हैं अपनी भाषा में, ठीक है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन व्यवहार में जो व्यवहारिक खड़ी बोली है वह बोली इन्होंने ली है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन के लिए हुई व्यवहारिक खड़ी बोली है, ठीक है। मतलब व्यवहारिक खड़ी बोली तो है लेकिन इसमें पूर्वीपन छलकता है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा। ध्यान से सुनना, इनका क्रम भी कई बार पेपर में लगाने के लिए आता है। महत्व की दृष्टि से यानी कि इनमें से किसका महत्व सबसे पहले है। तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक यानी कि हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक आचार्य हैं। कौन कौन से? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो 4 आचार्य हैं। इनको क्रम से लगाया महत्व के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? इंसा अल्लाह खां। कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के, और बाद में कहाँ जाकर रहने लगे? लखनऊ में रहने लगे। सदल मिश्र निवासी थे बिहार के, जिला आरा, स्थान शाहबाद गुडिया। और लल्लू लाल आगरा के निवासी थे, और सदा सुखलाल फिर कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के निवासी थे। तो ये याद कर लेना, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं और इनको क्रम से लगाना भी आ जाता है। ये इनकी महत्व की दृष्टि से है, आगे पीछे रचनाओं के दृष्टिकोण से नहीं है। आप देखो फोर्ट विलियम कॉलेज का किस्सा पढ़ेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी गद्य में क्या योगदान रहा। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों का निम्न क्रम रखा। ध्यान से सुनना, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं 4 आचार्यों में सबसे पहला स्थान दिया सदा सुखलाल को, दूसरा इंसा अल्लाह खां को, तीसरा लल्लू लाल को और चौथा सदल मिश्र को। लेकिन अगर महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास के अनुसार देखें तो सबसे पहला स्थान इन्होंने किसको दिया? इंसा अल्लाह खां को। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी सबसे पहला स्थान किसको देते हैं? सदा सुखलाल को। और चौथे नंबर पर किसको स्थान देते हैं रामचंद्र शुक्ल जी? सदल मिश्र को। जबकि श्याम सुंदर दास ने इसे दूसरे स्थान पर रखा है। तो दोनों के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि श्याम सुंदर दास जी ने किसको पहले स्थान दिया और रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको स्थान दिया। तो ये चारों बिल्कुल सीक्वेंस से कर लेना, रामचंद्र शुक्ल जी वाला जरूर पूछते हैं। अब महत्व की दृष्टि से फिर से डॉक्टर बच्चन ने भी इन 4 आचार्यों को क्रम में रखा। तो बच्चन के अनुसार सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल। तो बस सदा सुखलाल पहले नंबर पर है और इन्होंने इनका क्रम बदल दिया। इंसा अल्लाह खां को इन्होंने दूसरे नंबर पर रखा, इन्होंने तीसरे नंबर पर, और सदल नंबर दूसरे। ये आप अपने अपने हिसाब से भाई अपनी ट्रिक बना लेना, ठीक है। 2 बार लिख कर देखोगे तो पता चल जाएगा। अरे कैसे याद करना है? जैसे कि डॉक्टर बच्चन जो है ना, बच्चे क्या होते हैं? लल्लू। तो लल्लू लास्ट में आ गया और लाल भी पहले आ गया। लाल और लल्लू पहले है, ध्यान से सुनना। सदा सुख लाल पहले, लल्लू बाद में, बीच में मिश्र और खां, ठीक है। तो ये बच्चन के अनुसार था। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लाल पहले और मिश्र बाद में, और खां और लाल बीच में, ठीक है। ऐसे कर लेना। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित है। अब इनकी भाषाओं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से आप पढ़ें, यहाँ से आपका जो गद्य का विकास है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ से शुरुआत हो जाती है इंसा अल्लाह खां से, ठीक है। तो यहाँ से इनकी भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं थी, चारों की ध्यान से सुनना। सदा सुखलाल की भाषा कैसी थी? संस्कृत, मिश्रित, हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। इंसा अल्लाह खां की कैसी थी? चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती भाषा। तो ये हमने पहले भी पढ़ी। लल्लू लाल की भाषा कैसी थी? कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोले, और सदल मिश्र की पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। तो सदल मिश्र बिहार के, तो बिहार के लोगों में थोड़ा पूर्वीपन छलकता है। और जो लल्लू लाल है, इनकी कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली है। इंसा अल्लाह खां की चटकीली मटकीली मुहावरेदार है। सदा सुखलाल के संस्कृत, मिश्रित, हिंदी और शिष्ट बोलचाल की भाषा। ये चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं।
अब देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्विवस वेलेजली ने किया। ध्यान से सुना, ये प्रश्न पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। किसने किया इसकी स्थापना? मार्किवस वेलेजली ने किया। ध्यान से याद रखना। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट था। अब गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की और गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में ये भी एक अध्यापक थे। ध्यान से सुनते जाना इनकी बातों को। और इनकी प्रमुख कृति कौन सी थी? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम याद रखना, बोर्थविक गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किस वेलेजली ने किया। कई लोग गिलक्राइस्ट कर देते हैं, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना गिलक्राइस्ट ने नहीं की थी, मार्किवस वेलेजली ने की थी। तो गिलक्राइस्ट ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? 19 ग्रंथ लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन सी थी गिलक्राइस्ट की? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना। मतलब गिलक्राइस्ट की एक पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, मतलब हिंदुस्तानी लैंग्वेज का ग्रामर। तो इसमें इन्होंने हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी इन तीनों को एक समान माना। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। मतलब गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कौन सी 3 शैलियाँ मानी? आपसे प्रश्न पूछ ले तो कौन सी 3 शैली हैं? दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। ध्यान से सुनते जाना। गिलक्राइस्ट को कौन सी शैली पसंद थी? हिंदुस्तानी शैली सबसे अधिक पसंद थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। अब आता है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद करते हुए जाना है कि कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1817 में। और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, ये कलकत्ता था, ये आगरा थी। कलकत्ता वाली 17 में और आगरा वाली स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। ध्यान से सुना। देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सोसाइटी थी ना, इन सब ने गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और ये जो रचनाएं आप पढ़ते जा रहे हैं बारी बारी से, ये सारी गद्य में लिखी गई थी। और 1909 में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। ये प्रश्न वैसे एस्टेट में आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन यूजीसी नेट के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। और वैसे भी थोड़ा सा ये मुस्लिम है, उर्दू साहित्य से संबंधित है, तो वैसे मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपसे रचनाएं पूछी नहीं जाएंगी। तो बाकी ये जो सारी सब कुछ आप देख रहे हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब आपकी फिर से कुछ हमारे हिंदी के यानी कि कुछ भारतीय संस्थाएं थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिंदी गद्य में अपना उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल दिया। कुछ संस्थाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे सरस्वती दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, काफ़ी लोगों का नाम यहाँ से आएगा। तो यहाँ से हम एक तीसरी वीडियो बनाएंगे, पार्ट नंबर 3, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज की वीडियो में हमने तो फोर्ट विलियम कॉलेज, गिलक्राइस्ट, सदा सुखलाल, मुंशीलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां और सदा सुखलाल, इन चारों को हमने पढ़ा। इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी ये सारी हमने पढ़ी, जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन चारों महानुभावों का हमने क्रम पढ़ा, आचार्य बच्चन के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और श्री श्याम सुंदर दास जी के अनुसार। ठीक है, अब आगे हम शुरू करेंगे। इनमें कुछ पत्रिकाएं भी हैं जिन्होंने हिंदी गद्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस वीडियो को मैं शाम तक फिर से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।